हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके AIB 18 में काफ़ी हेल्प करेगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। इसके अलावा आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो लॉ से रिलेटेड है, तो चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप APO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप LLB या LLM इंटर्न्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो भी नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी मैं बता देता हूँ, सैटरडे संडे हमारी क्लास होगी जिसमें हम 19 एक्ट्स को कवर करेंगे। उनमें से कंबाइन करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है जिसमें इम्पोर्टेंट जो बेयर एक्ट्स हैं उनमें से आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। आज की इस वीडियो में जो है क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि PDF अच्छे से तैयार नहीं हो पाई टाइमली किसी कारण से, लेकिन आपके लिए ये 2 पार्ट में वीडियो आने वाली है। एक तो अभी ये जो रिसेंटली अभी अपलोड होने वाली है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, और 1 या 2 बजे के समथिंग एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं टोटली कंबाइन करके 19 बेरेट्स को कंप्लीट करके आपके लिए जो है कंटेंट लेकर आऊँगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हमारी इस वीडियो पर आने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत का जो संविधान है वो भी एक लिखित संविधान है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का था। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है UK, सेकंड ऑप्शन कह रहा है USA, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रशिया। तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, हिंदी में इसका क्या अनुवाद है ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि USA स्टेट ऑफ अमेरिका का जो सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है हमारा जो भारत का संविधान है वो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, यानी कि इमरजेंसी होने के समय पर पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती है सेंटर को। तो ये कुछ ऐसे फीचर है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं, इसलिए जो हमारा भारत का संविधान है उसका नेचर जो है पार्टली फेडरल है और पार्टली यूनिटरी है, इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और क्या इसका सटीक जवाब है उसको भी समझेंगे। इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। हमने, अगर आप हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, डेली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको इसका जवाब पहले से ही पता होगा। और इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पूरे को पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा और कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। In case of any offence punishable with fine only, an offender who has sentenced to pay the fine exceeding 100 rupees and imprisonment in default of a payment of fine shall be excluded। सिंपली ये कह रहा है कि अगर फाइन किसी की पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस की और उसमें आपके ऊपर कितना 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन लगा दिया गया और आपने वो फाइन भी पे नहीं किया, तो आपको कितने समय तक जो है इम्प्रिजमेंट में डाला जा सकता है, कारावास में डाला जा सकता है। पहला ऑप्शन है 2 महीने तक, दूसरा ऑप्शन है 4 महीने तक, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने तक, फोर्थ ऑप्शन है 1 साल तक। हिंदी में क्या इसका अनुवाद है, क्या अर्थ है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं ताकि अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया क्वेश्चन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में एक अपराधी को 100 रुपये से अधिक का जुर्माना देने की सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने पर कारावास से कितने से अधिक नहीं होगा, यानी कि कितना मैक्सिमम होगा।
तो एक तो हमें इसका सही जवाब पता होना चाहिए, रिलीवेंट सेक्शन हमें पता होना चाहिए, और उसमें क्या और नई बातें हैं जिससे कि क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो सबसे पहले तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 6 मंथ, यानी कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा अगर किसी पर फाइन इम्पोज किया गया है और उस ऑफेंस की सज़ा केवल फाइन ही है, तो ऐसे में अगर वो उस फाइन को भी पे नहीं करता है तो 6 महीने की उसे जो है मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है। इससे रिलीवेंट हमारा सेक्शन कौन सा है? इससे रिलीवेंट हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 67। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप पर 50 रुपये तक का फाइन लगाया गया है तो आपको मैक्सिमम 2 मंथ तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। 50 रुपये से 100 रुपये तक अगर लगाया जाता है, यानी कि 50 रुपये से ज़्यादा, तो ये जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो आपको 4 महीने तक दी जा सकती है। और 100 रुपये से ज़्यादा, या हम इसे कहें एनी अदर केस। अदर केस का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी केस केवल फाइन से पनिशेबल है उसी में, तो उसमें जो है 6 मंथ की मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। और यहाँ पर ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे में अगर केवल फाइन है तो सिंपल इम्प्रिजमेंट ही दी जा सकती है, रिगरस इम्प्रिजमेंट नहीं दी जाएगी। इसको भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वर्क इन ए ऑफिस ऑफ वाई। एक्स व्यक्ति है वो वाई के ऑफिस में काम करता है। हु इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि वो सीए है। वाई हैंड ओवर ए कैश वर्थ ऑफ 1 लाख टू एक्स फॉर कीपिंग, यानी कि अब वाई के ऑफिस में एक्स काम कर रहा है, वाई ने उसको 1 लाख रुपए दे दिए एक्स को रखने के लिए और उसने उसे रख लिया। एक्स स्पेंड द सेज अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर इन हिज हाउस। अब वाई ने क्या किया कि उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया अपने घर के सामान को, फर्नीचर को खरीदने के लिए। एक्स हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। एक्स ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये इलस्ट्रेशन कहाँ पर दी हुई है। ये इलस्ट्रेशन हमने आईपीसी से ली है, आईपीसी सब्जेक्ट है उससे हमने ली है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो किसके लिए लायबल होगा और कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 405। अगर आपको सेक्शन पता है तो आपको इसका जवाब भी अवश्य मिल जाएगा कि ये सेक्शन किस बारे में डील करती है। एक बारी हिंदी में इसका क्या अनुवाद है उसको मैं एक बारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्स वाई के कार्यकाल में काम करता है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वाई 1 लाख रुपए की नकदी सौंपता है और एक्स उसे रख लेता है। एक्स अपने घर के फर्नीचर खरीदने के लिए उस राशि को खर्च कर देता है। तो यहाँ पर एक्स किसके लिए, एक्स जो है कौन से ऑफेंस के लिए लायबल होगा? पहला ऑप्शन है धोखा यानी चीटिंग। दूसरा है विश्वास का अपराध का उल्लंघन, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसने किया है। थर्ड ऑप्शन है संपत्ति को बेईमानी से दुरुपयोग कर लेना, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या शरारत जिसे हम मिसचीफ कहते हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। और मैं आपको एक चीज़ और ये कह रहा हूँ कि ये जो बची हुई सेक्शन है इन सभी के सेक्शंस आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि ये रिलेवेंट सेक्शन किससे संबंधित है। मैं ये काम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आपको चीज़ें याद रहें। तो प्लीज़ एक बारी कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर हो सके। अगर नहीं हो सके तो कमेंट मत कीजिएगा, आप केवल गूगल पर देख लीजिए इसके रिलेवेंट सेक्शन क्या है। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप केवल अच्छे से तैयारी करें। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग इज नोन एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। किसको इन सभी ऑप्शंस में से हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा ऑप्शन है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, थर्ड ऑप्शन है इंक्वायरी और ट्रायल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। तो इसका सही जवाब क्या है? इससे पहले इसका हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई के रूप में जाना जाता है? जांच, पूछताछ और जांच,
पूछताछ और परीक्षण और जांच किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो बात करता है इंक्वायरी के बारे में और किसके बारे में? ट्रायल के बारे में। आप एक ये भी चीज़ समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि इंक्वायरी को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। 2 सबसेक्शन किसके अंदर, कौन सी सेक्शन में डिफाइन किया गया है इंक्वायरी को? ये ए में डिफाइन किया गया है या कहाँ पर डिफाइन किया गया है? क्या ये सही है या नहीं है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जब भी कोई ट्रायल करता है, ट्रायल चलता है, तो उसकी सबसे पहली स्टेज क्या होती है? पहले उस केस में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है? ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब हमें ये बताइए कि इंक्वायरी किसके द्वारा की जाएगी? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाएगी? मजिस्ट्रेट के द्वारा, साथ ही कोर्ट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो इन दोनों को आपको टिक करना है, सिंगल ऑप्शन आता है तो आपको सिंगल को टिक करना है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही और सटीक जवाब है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2U ऑफ द CRPC मीन्स। हमें ये पता चल गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लोज U के अंदर। इसको आपको याद कर लेना है। अब ये क्या कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या मतलब है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड के अंदर किसको शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ CRPC। सेकंड ऑप्शन है एनी पर्सन एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थर्ड इन दोनों को, फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। लोक अभियोजक CRPC की धारा 2U के तहत शामिल किया गया है या इसे परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन है CRPC की धारा 24 के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे? लोक अभियोजक कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है लोक अभियोजन के निर्देशन में कार्य करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक होता है। और थर्ड ऑप्शन है ये दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की टर्म के अंदर इन दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। और इससे रिलेवेंट सेक्शन कौन कौन सी है? सेक्शन नंबर 24 जिसको आपको पढ़ना होगा, सेक्शन नंबर 25 जिसको आपको पढ़ना होगा, सेक्शन नंबर 25A। सेक्शन नंबर 24 जो बात करती है किसके अपॉइंटमेंट के बारे में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। किसके लिए? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। जब हम बात करते हैं सेक्शन 25 की, तो ये बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के बारे में कि किस तरीके से किया जाएगा। और ये बात करता है डायरेक्टरेट के बारे में। तो इन तीनों सेक्शन को आपको जो है एक बारी देख लेना है कि क्या इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझ लेते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम द डॉक्ट्रिन रेस जुडिकाटा इज बेस्ड। हमें पता होना चाहिए रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11 में डिफाइन किया गया है। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि कोई भी केस पहले ही डिसाइड हो चुका है और उसे दोबारा से डिसाइड नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी केस आता है तो उसमें रेस जुडिकेटे का डॉक्ट्रिन लगाकर उस केस को जो है ट्रायल स्टेज पे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन 10 की, तो उसके अंदर हम को क्या पढ़ते हैं? रेस सब जुडाइस। इसको भी आपको याद रखना है, जिसे हम स्टे ऑफ
शूट के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करें रेस जुडिकाटा से रिलेवेंट मैक्सिम कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इंटरेस्ट रेप्लिसिया अट सिट फिनिश लैटिन। इसका लैटिन में अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, आपको समझने के लिए मैंने इस तरीके से बताया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। हमने क्या समझा था कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है जब कोई केस पहले ही डिसाइड हो चुका है तो उसको दोबारा से ट्राई नहीं किया जाएगा। तो अब आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, यानी कि लिटिगेशन खत्म हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, नो वन शुड बी ट्रबल ट्वाइस टू द सेम कोज ऑफ एक्शन। थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि रेस जुडिकाटा का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, मुकदमेबाजी खत्म हो चुकी है और किसी भी एक ही कारण के लिए दो बार उसको सजा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताया गया है। तो जब हम केवल रेस जुडिकाटा की बात करते हैं तो हमने समझा था कि कंप्लीट हो चुकी है प्रोसीडिंग और सेम कोज ऑफ एक्शन पर उसे दोबारा से ट्राई नहीं किया जाएगा, तो इसके रिलेवेंट हमारा ये पॉइंट है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये भी तो देखने को मिलता है कि एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। तो इसका अगर रेस जुडिकाटा के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, अगर वैसे देखें तो ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसको आप अपने अनुसार याद कर लीजिएगा और आपके अनुसार इसका कौन सा सही जवाब है ये आप हमें कमेंट कीजिए। रेस जुडिकाटा इस तरीके से लिखकर उसके बाद आप कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ विटनेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूफ एनी फैक्ट, यानी किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता होती है। पहला है नॉट पर्टिकुलरली नंबर ऑफ विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट, या फिर तीन विटनेस की, दो विटनेस की या चार विटनेस की ज़रूरत होती है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में गवाहों की आवश्यकता होती है, कोई विवरण नहीं है, सीधी सी बात है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। रिलीवेंट सेक्शन कौन सी है, 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको आप एक बार ही पढ़िएगा तो आपको इसका सही जवाब जो है बिल्कुल मिल जाएगा, किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सेक्शन सही है या एक और सेक्शन में लिख रहा हूँ, सेक्शन नंबर 126, या ये सही है, कौन सी सेक्शन है जो डील करती है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कीजिएगा। और इसमें से एक ही जो सेक्शन है वो सही है जो बात करती है विटनेस के बारे में, तो आप एक बार इसको भी देखिएगा। ये खाली ये मैं कह रहा हूँ देखिएगा, इसका मोटिव यही है कि आप एक बारी जो है बेयर एक्ट को चेक करते रहिए। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज़ आप सुनते रहिए, जो आपके रिलेवेंट क्वेश्चन है उसके आंसर तो मैं आपको सही तरीके से बता ही रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो उसको एक बारी रिपीट ज़रूर कीजिए ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस इज ए एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन है। सेक्शन 23, सेक्शन नंबर 23 किस बारे में बात करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। जब रिलेवेंट होते हैं, और इस सेक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ पर मेंशन की गई है, वो है सेक्शन नंबर 126 जो बात करता है प्रोफेशनल
किसके बारे में? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसका सही और सटीक जवाब कौन सा होया? हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एक्सेप्शन है सेक्शन 23 की। तो इस सेक्शन को आपको जो है रीड कर लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं कि व्हेन डिड द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट कम इनटू इफेक्टिव, यानी कि कब प्रभाव में आया था, ना कि कब फोर्स में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। फोर्स की डेट अलग है और इफेक्ट की डेट अलग है। तो कौन सी डेट है? तो इसकी डेट है 16/8/1996। ये आपको पता चल गया कौन सा एक्ट है। एक्ट नंबर ईयर नंबर 1996 का हमारा एक्ट है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि बाय विच अमेंडमेंट टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वाज ए न्यू एक्ट क्रिएटेड। किस अमेंडमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था? तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 2000। कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा नया एक्ट क्रिएट किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एक्ट नंबर 3 ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2016, जो कि अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्ट that the marriage of all person belong to any religion to be registered in their respective state where the marriage is solemnized if they are citizen of India। यानी सिंपली ये क्वेश्चन केवल यही कह रहा है कि इन सभी में से कौन सी ऐसी जजमेंट है जिसमें कहा गया था अगर किसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, भले ही वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, वो जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो हिंदी में इसका क्या अर्थ है दोबारा समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सभी व्यक्तियों के विवाह चाहे वह किसी भी धर्म के हों उनके संबंधित राज्यों में पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाना जहां विवाह संपन्न हुआ है यदि वह भारत के नागरिक है। तो किस केस के अंदर यह बात कही गई थी? ये हमारा जो है रिलीवेंट सेक्शन, रिलीवेंट केस लो कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इस केस के अंदर इसको आपको याद कर लीजिए। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का जो हमारा केस है ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपसे जो है पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हमारा एक्ट है प्रोवाइडेड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। तो इसका जो सही जवाब है वो तो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन नंबर 9, जो बात करता है किसके बारे में? रेस्टिट्यूशन के बारे में। इसके अलावा जो रिलेवेंट सेक्शन और जो हमारी रिलेवेंट सेक्शन है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है? सेक्शन नंबर 10 की जब हम बात करते हैं तो ये बताता है हमें जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है डिवोर्स के बारे में। सेक्शन नंबर 12 की जब हम बात करते हैं तो ये हमें वॉइड मैरिज के बारे में बताता है। तो ये सभी सेक्शन रिलेवेंट है। इसके अलावा जब भी सेक्शन एक दो चीज़ें आप और समझ लीजिए, जब भी सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पेटिशन फाइल की जाती है तो क्या ये मैंडेटरी होती है या नहीं होती है? तो ये इसका सही जवाब है, ये मैंडेटरी होती है और ये दोनों पार्टीज़ के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। चाहे वाइफ विदाउट एनी रीज़न, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ सके अच्छे से, विदाउट एनी रीज़न क्या कर देती है? घर को छोड़ देती है, हाउस को लेफ्ट कर देती है, घर को छोड़ देती है बिना किसी रीज़न के,
तो ऐसे में अदर पार्टी, कोई भी पार्टी, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, सेक्शन 9 में कॉन्जुगल राइट के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हो, दूसरे पार्टी को अपने साथ रहने के लिए कह सकती है, एक्सेप्ट अगर उसके पास रीजनेबल रीजन है, उसके पास पर्याप्त कारण है उसको छोड़कर। पर्याप्त कारण कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो किसी और के साथ संबंध बना रहा है, वो जो है नपुंसक है, यानी कि बहुत से ऐसे रीज़न हो सकते हैं, वो जो है उसके साथ क्रूएलिटी करता है। तो पर्याप्त रीज़न जो कोर्ट को सही लगे। तो आज की वीडियो में अभी इतने ही क्वेश्चन हैं। मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं बाकी के एक्ट को कवर करूँगा, क्योंकि PDF तैयार नहीं हो पाई थी, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी छोटी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।